हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, क्लास 9th का एक्सरसाइज 6 है ये। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम जैसे आप देख पा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स है। तो बच्चों पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आप बेसिक्स पहले पढ़े होंगे क्लास 8-7 में, लेकिन मैं पूरा एक बार स्टार्टिंग से आपको समझा दूंगा कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लाइंस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा। समझे? सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक लंबा सा लाइन चीज है मान लो, ठीक है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटोगे, उसको क्या बोलोगे? सेगमेंट बोलोगे। जैसे मान लो ये बोर्ड पेन है, ठीक है, इसको मैंने यहां से काट दिया, तो ये क्या हो गया? यहां से यहां तक का पार्ट क्या हो गया? इसका सेगमेंट हो गया, इसका टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो सेगमेंट मतलब क्या हो गया? उस लाइन का टुकड़ा। ठीक है, अब देखो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक लाइन का पार्ट होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट दोनों एंड हो, इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके बच्चों, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। को ध्यान रखना है, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। मतलब लाइन सेगमेंट को हम इधर की ओर इंक्रीज और इधर की ओर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट बिल्कुल फिक्स, जैसे ये है बिल्कुल ये फिक्स है, ये इधर और इधर नहीं बढ़ सकता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हो लाइन सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, अब देखो इसे ए बी ले लिए, तो यहाँ ए और बी दोनों फिक्स हो गया। मान लो जितना भी 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी लेना है, तो ये दोनों फिक्स हो गया। इसको भी इधर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसको भी इधर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपका क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया आपको? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें इस पॉइंट को इस साइड और इस पॉइंट को इस साइड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, दोनों एंड पॉइंट जो होंगे वो फिक्स होंगे, इट्स कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आपको है रे। तो रे क्या होता है? रे में क्या होता है बच्चों? एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये यहीं पे रहेगा, और दूसरा पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट को हम जितना चाहे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है, रे मतलब जैसे मैंने टॉर्च से लाइट जलाया तो रे निकली, इससे अगर हमने टॉर्च से लाइट जलाया तो इस टॉर्च से रे निकली, तो निकल तो रही है रे यहीं से, ये टॉर्च हमारा है, तो रे तो यहां से निकल देती है, तो फिक्स पॉइंट हो गया। और रे कहीं भी जा सकती है, दूर तक जा सकती है, जहां तक उसका कोई ऑब्स्टिकल ना है, रे वहां तक जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसको रे बोले। रे का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, और दूसरा पॉइंट को हम इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको रे बोलते हो। अब देखो डिफिनेशन जल्दी से इसमें। रे क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच वन एंड पॉइंट, जिसका एक पॉइंट एंड हो, इज कॉल्ड द रे। जिसका एक पॉइंट जो आपका हो, एक पॉइंट फिक्स हो, एक पॉइंट एंड पॉइंट हो फिक्स हो, और दूसरा पॉइंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं उसको किस चीज से डिनोट करते हैं? उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। ये आगे की ओर इंक्रीज इनफाइनाइट तक कर सकता है। अब देखिए, अब लाइन क्या हो गया? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, लाइन क्या हो गया? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली। मतलब एंड इधर भी है, इसका एंड नहीं है, इधर भी कहीं तक जा सकता है और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में एंडलेस है वो, मतलब दोनों डायरेक्शन में उसको किसी भी साइड हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया आपको? लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया? ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गया। रे मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट फिक्स हो गया और एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। लाइन का मतलब क्या हो गया? दोनों जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, इसको हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इसको हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो लाइन। ठीक है, तो लाइन मतलब क्या हो गया? अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इंडेसली इन द बोथ डायरेक्शन। इसको दोनों डायरेक्शन में हम दोनों ओर बढ़ा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब लाइन के अंदर ही बहुत सारा पार्ट आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, बहुत सी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया? जैसे दो ये लाइन है,
दो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। दो लाइन आपका है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव कॉमन पॉइंट, यदि उसका कॉमन पॉइंट है। देखो ये दोनों दो लाइन है, इसका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, लाइन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस दोनों का कॉमन पॉइंट है तो इसको क्या बोल दिए, इसको बोले इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट कर रहा है, एक पॉइंट पे दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को क्या बोलोगे, इस दोनों पॉइंट को बोलोगे इंटरसेक्टिंग, इस दोनों लाइन को बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलोगे। ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए बच्चों, ठीक है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइन जो कभी कट ना करे, ठीक है, दो लाइन जो कभी कट ना करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हो, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, दो पॉइंट जो कभी कट ना करे, मतलब दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ये कहीं भी इसको जितना भी आगे बढ़ा लो, आगे कहीं पे मिले ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, या इसको पैरेलल लाइन भी बोला जाता है। क्या इसको बोलते हैं, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको पैरेलल लाइन। देखो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। दो डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है जो कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, उसको आगे जितना भी बढ़ा लो, जैसे मान लो ये दो पेन है, जैसे रेल की पटरियां, रेल जो ट्रैक होते हैं बिल्कुल वो पैरेलल होता है, बिल्कुल दोनों जब भी पड़ेगा दोनों पैरेलल ही जाएगा, दोनों डाइवर्ट नहीं होते, दोनों पैरेलल एक ही स्ट्रेट पे होता है, ठीक है। रेल की पटरियां आप देखो, रेल की पटरियां क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है, बिल्कुल वो कहीं भी मीट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का वो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बच्चों। देखो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। दो डिस्टिंक्ट लाइन जो कहीं पे मीट नहीं करता है, कहीं पे भी ना मिले, उसको आप बोलते हो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद जो एंगल, हमने लाइंस के बारे में पूरा पढ़ लिया, हमने क्या किया, लाइंस के बारे में पूरा पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा, पहला लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर रे पढ़ा, फिर लाइन पढ़ा, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, फिर पैरेलल लाइन पढ़ा, ठीक है। अब आ जाइए एंगल पे। तो एंगल क्या होता है, देखो, दो आर्म्स के मिलने से बनता है, इसको बोलते हैं आर्म, ए आर्म, इसको बोलते हैं आर्म, और दोनों आर्म जिस एक पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। यहां देख लो, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सेम पॉइंट से एक रे ये हो रहा है और एक रे ये, दो रे ऑरिजिनेट हो रहा है, सेम पॉइंट से दो रे ऑरिजिनेट हो रहा है। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल का फॉर्म होता है when two rays originates from the same end points, the ray making an angle, तो रे से जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बच्चों, मैंने क्या बोला, the angle is formed when two rays originate from the same end points, the ray making an angle is called the arm। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो है इसके बीच में स्पेस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। और जो ये दोनों रे हो गया, उस रे को क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, और दोनों रे जिस एक पॉइंट पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह आपको पूरा बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ना किस किस के बारे में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ना, आपको कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स जो आप जानते भी होंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट आपको है एक्यूट एंगल, ठीक है। मैं सबकी डेफिनेशन तो नहीं लिखा पाऊंगा पूरा एक करके, आपको मैं समझा देता हूं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हो, पढ़ भी चुके हो, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल
जिसका मेजरमेंट लेस देन 90, वो एंगल जो 90 से कम हो। आपको पता है 90 क्या होता है, ये 90 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 से कम, ये हो गया मान लो जितना भी हो, मान लो 75 60 जो भी हो, ये मान लो 30 है। ये जो पार्ट तुम्हारा हो गया वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ये तुम्हारा राइट एंगल, ये नहीं है, ठीक है ना, इसको समझ मत लेना। ये दोनों एग्जांपल इसके हैं कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम माना होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जिसका मेजरमेंट जो 90 डिग्री से कम एंगल फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल भी आपको पता है जो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर आइए आ जाओ, आगे तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, ठीक है बच्चों। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में हो, जैसे ऐसा लिख सकते हो 90 ये एंगल और 180, 90 से ज्यादा है 180 से कम है, ठीक है ना। जिसका जैसे ये तुम्हारा हो गया, ये मान लो 150 हो गया, ठीक है। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलोगे। 3 चीज में पढ़ा हमने। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट, जिस एंगल का मेजर 0 से 90 के बीच में हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसको आप बोलोगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जाइए, आपको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पता आपको होगा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो एंगल, जैसे एंगल मान लो यहाँ पे एंगल फॉर्म करना, जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 1 डिग्री हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको लिख लो, ये आगे काम आपको आएगा, ठीक है, आपको पता भी होगा ऐसे। अब आगे आ जाओ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से लेके 360 के बीच आ जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट जैसे मान लो ये एंगल को हो गया, ठीक है, तो ये कितना है दिख रहा है तुमको, एक्यूट है। ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से लेके 360 के बीच में होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो, ठीक है। पहला हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, फिर पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, फिर पढ़ा हमने ऑब्ट्यूज एंगल, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, फिर हमने पढ़ रहे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से लेके 360 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल जिसका समेशन, जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, जैसे मानो 60 ले लो, 60 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 में कितना ऐड करो कि 90 आ जाएगा 30, 60 30, 45 45, 60 30, मतलब कोई भी दो एंगल उसका समेशन क्या हो, 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल हमने 80 ले लिया तो 80 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 80 में कितना ऐड करोगे कि 90 आ जाएगा, 10 ऐड करोगे तो 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 10 हो गया। सिंपल सा आपको याद है कि कोई भी दो एंगल
जिसका समेशन 90 डिग्री होता है इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल जिसका समेशन 180 डिग्री हो जाए। दो एंगल जिसका समेशन अगर 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो दो एंगल जिसका समेशन क्या हो 180 डिग्री हो जाए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। समझे बच्चों? वो दो एंगल जिसका समेशन 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आ जाइए 8 पे हमको पढ़ना है आपको एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट मतलब पता है आपको? बगल वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब उसके बगल वाला एंगल। जैसे ये हो गया, ये दो एंगल, तो इसका एडजेसेंट क्या हो गया? इसका एडजेसेंट बगल वाला हो गया। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? उसके बगल वाले एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसमें एक कॉमन आर्म होता है, जिसमें जब एक कॉमन आर्म हो गया, एक आर्म जो होता है कॉमन होता है, कॉमन आर्म और वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होता है। ठीक है ना, एक ही वर्टेक्स से हम दो एंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक जो है कॉमन आर्म होता है और कॉमन वर्टेक्स होता है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब ही होता है उसके बगल वाला एंगल। जैसे मान लो हमने ये फॉर्म किया, ये तो इसका एडजेसेंट क्या होगा? इसका एडजेसेंट ये बगल वाला हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया? उसके बगल वाला एंगल। उसके बगल वाले एंगल को बोलते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये मैं अलग से सुना दूं आपको। लीनियर पेयर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो लीनियर पेयर क्या होता है? ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब होता है सिंपल, जहां भी आपको लीनियर पेयर दिख जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, उसमें हम कोई भी, जैसे ये हो गया, इसका और इसका दोनों का सम, जैसे एक्स ले लो या वाई ले लो, एक्स प्लस वाई का सम क्या होगा? 180 होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस पूरे का सम कितना होगा? इस पूरे का सम तुम्हारा क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो लीनियर पेयर क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया कि अगर कोई भी हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और इस पे कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, सबका सम मतलब इस टोटल का सम आपको क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मान लो ये आपको हो गया, ये है, ठीक है। देखो ये अपने एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन, उस पे ये तीनों एंगल बन रहा है, तो जो भी एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा? सम तुम्हारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा? इसका तीनों का सम क्या होगा? तीनों का सम तुम्हारा 180 डिग्री होगा। समझ में आया बच्चों? तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया? ये थ्योरम भी है लीनियर पेयर थ्योरम। लीनियर पेयर क्या बोलता है कि कोई भी स्ट्रेट एंगल होगा, इस पे ये एंगल बना दिया, तो इस पूरे का सम कितना होगा? उस पूरे का सम कितना होगा? इस पूरे तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? सम आपको हो जाएगा 180 डिग्री। और एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे ये हो गया, मान लो लाइन, स्ट्रेट लाइन, उस पे हमने ये लाइन 3-4 लाइन, जितना भी लाइन ड्रॉ कर दो, इस पूरे का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर किसी लाइन का, ये लाइन है, उसमें कितना भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका सम अगर 180 डिग्री हो गया, मतलब ये प्लस ये अगर 180 डिग्री हो गया, मतलब ये लीनियर पेयर हुआ। और ये लाइन क्या हुआ? ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन हुआ। अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इस तीनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे हाँ, ये जो ये लाइन अपना है, लाइन क्या है? ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर पेयर को अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत इजी है, सिंपल सा है कि लाइन स्ट्रेट लाइन होगा और उस पर जितने भी तुम रे ड्रॉ करोगे,
इस सबका सम तुम्हारा क्या होगा 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाती है। बस इसको आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट। इसमें थ्योरम है, इसको मैं समझा दूं आपको। इफ टू लाइन्स intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसको आप इसको कर सकते, समझ सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, मान लिया हमने ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लो कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। देखो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया बच्चों, और इस वाले पार्ट का वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया, ठीक है। इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट बोला जाता है, ठीक है। आज 6.1 तो नहीं हो पाएगा, इसके बेसिक्स में पूरा सिखा दूंगा आपको। देखो क्या होगा, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये होता है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमने मान लिया इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसा मान सकते हो, मान सकते हैं ना। अब देखो, अब बोल रहा है कि पहले गिवन क्या बोल रहे हैं, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है, थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ए बी एंड सी डी जो है टू इंटरसेक्टिंग लाइन है। ए बी और सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइन है जो किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब प्रूफ करो। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि 1 किसके इक्वल है 3 के और 2 किसके इक्वल है 4 के। तो लिखो 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ पे आ जाओ। अब देखना अच्छे से कि सी डी पे ए और ए है, समझ में आ रहा है। सी डी क्या है, सी डी इज अ लाइन, सी डी एक लाइन है और ओ ए क्या है, ओ ए इज अ रे, ठीक है। यहां लिखोगे सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए इज द रे। सी डी इज द लाइन एंड ओ ए इज द रे, ओ ए इज द रे, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो यहां पे समझ लेना, ये सी डी जो है ये आपको लाइन है और ये रे है। तो ये प्लस ये क्या 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अभी पढ़े थे ना हम लोग, एक लाइन पे अगर एक लाइन होता है तो पूरे का सम कितना होता है, पूरे का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। ये हो गया अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर अगेन अब देखो, अब जैसे हमने 1 और 2 को कर लिया, ठीक है। अब हम 1 और 4 को भी कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे ए बी इज, इसी को क्यों किए समझ में अभी आपको आ जाएगा। ए बी इज द लाइन एंड सी ओ इज द रे। यहां हमने लिखा ए बी इज द लाइन एंड ओ सी इज रे। ओ सी जो रे हो गया, मतलब 1 प्लस 4 क्या होगा, 1 प्लस 4 180 डिग्री होगा। यहां लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। अब देखो बच्चों,
फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या आ गया, 1 + 2 = 180, 1 + 4 = 180। तो अगर आपको 180 की इक्वल है तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 1 + एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एंगल 1 कट जाएगा, एंगल 2 = एंगल 4, ये तो प्रूफ करना था। देखो एंगल 2 = एंगल 4 है। सिमिलरली चाहोगे इसको तो लिख सकते हो एंगल 1 = एंगल 3। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक्स था, ये पार्ट आपका बेसिक्स है, आपको ये समझ में आना ही चाहिए। इसमें क्या समझ लो, लीनियर पेयर क्या होता है इससे समझ लो, ठीक है ना। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ लो। बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे।